सेक्शन 29 है, बात करता है पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड. तो इफ यू हैव अ पेन पेंसिल ले लो और समझने बैठो. अब ऐसा पर्सन एलिजिबल नहीं रहेगा रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट करने के लिए. कौन? जो फॉलोइंग कंडीशन उन्होंने दी हुई है. इफ सच अ पर्सन और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जॉइंटली इन कंसर्न विद सच पर्सन इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. वो आदमी खुद इंसॉल्वेंट पड़ा हुआ है, वो क्या रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा? दूसरा, इज अ विलफुल डिफॉल्टर. विजय माल्या, आपको आइडिया आ गया, पैसा है देने नहीं है. तीसरी बात, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, अब जिस दिन वो रेजोल्यूशन प्लान दे रहा है उस पर्सन के पास, मतलब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास उनका खुद का कोई अकाउंट या उनके पास कॉर्पोरेट डेटर का अंडर द मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट डेटर का कोई अकाउंट है जो उनके या तो मैनेजमेंट में या उनके कंट्रोल में, या ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो प्रमोटर है और उनके अंडर कोई ऐसा अकाउंट है जो एक नॉन परफॉर्मिंग असेट क्लासिफाई किया गया है बाय आरबीआई. और ये नॉन परफॉर्मिंग असेट का जो क्लासिफिकेशन को दिया हुआ है, इस बात को कम से कम 1 साल हो चुका है जिस दिन उस अकाउंट को क्लासिफाई किया गया था एज एन एनपीए. मतलब उनके अंडर एक अकाउंट है जो एनपीए हो चुका है. तो ऐसे पर्सन को भी हम अलाउ नहीं करेंगे रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए. देयरफॉर ही वुड बी इनएलिजिबल. लेकिन अब उन्होंने फॉलोइंग कंडीशंस उन्होंने दी हुई है. तो प्रोवाइडेड दैट the person shall be eligible to submit a resolution plan if such person makes payment of all the overdue amounts with interest thereon on charges relating to NPA accounts before submission of resolution plan. मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखो, लेकिन ये पर्सन जिसके अंडर एक एनपीए अकाउंट है और उसको 1 साल हो गया उस एनपीए अकाउंट को, तो वो तो इनएलिजिबल हो गया. लेकिन वो दे सकता है कब? अगर वो जितना भी एनपीए, मतलब जितना भी अमाउंट पेंडिंग था विद इंटरेस्ट, अगर वो वापस कर देता है, क्लियर कर देता है अपने सारे ड्यूज, तो हाँ, अब वो दे सकता है. तो दिस वाज अ स्ट्रेटजी यूज सो दैट जितने भी लोगों को अपने अकाउंट्स क्लियर कराने, तो मतलब रेजोल्यूशन प्लान देने, उनके अकाउंट्स क्लियर करो, उनका एनपीए क्लियर करो, तो मतलब एक क्लीन एनपीएस को डिफॉल्ट को कम कर रहे हो. तो ऐसी स्ट्रैटेजी से लाए थे. ऑल्सो मेक्स लॉट ऑफ सेंस. तो कौन नहीं दे सकता? पहले के 3 लोग समझो. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं दे सकता. विलफुल डिफॉल्टेड वैन विजय माल्या नहीं दे सकता. उसके बाद ऐसा पर्सन जिसके अंदर कोई एनपीए अकाउंट आता है जिसका वो मैनेज करता है या उसको कंट्रोल करता है, प्रमोटर ही ऐसे अकाउंट का. एनपीए में एनपीए कितना हो गया? 1 साल हो गया उस बात को, ऐसा पर्सन भी नहीं दे सकते. लेकिन अगर वो पर्सन ये सारा एनपीए ओवरड्यू अमाउंट विद इंटरेस्ट क्लियर कर देता है, तो अब वो रेजोल्यूशन प्लान दे सकता है. प्रोवाइडेड फर्दर that nothing in this clause shall apply to a resolution applicant where such applicant is a financial entity and not a related party of the corporate debtor. लेकिन ये किस पे एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगा? ऐसे पर्सन पे जो एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है और वो एक फाइनेंशियल एंटिटी है एंड वो रिलेटेड पार्टी नहीं है कॉर्पोरेट डेटर की. मतलब सपोज कोई बैंक है एंड इट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. ऐसे केस में बैंक्स में तो कितने सारे एनपीएस होते हैं. तो इसलिए बैंक को अगर फाइनेंशियल एंटिटीज ऐसे वगैरह रहे और अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो उनको कोई इश्यू नहीं रहेगा एनपीए के अंडर. तो वो दे सकते हैं मतलब रेजोल्यूशन प्लान. अब एक्सप्लेनेशन 1. फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन द एक्सप्रेशन रिलेटेड पार्टी, मतलब क्या होता है रिलेटेड पार्टी? यानी शैल नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल एंटिटी. ओके, रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर. हाँ ठीक है. इफ इट इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर and is related party of corporate debtor solely on the account of conversion or substitution of debt into equity shares or instruments convertible into equity shares prior to insolvency commencement date. मतलब ये बोल रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी में उन लोगों को आप मत गिनो जो फाइनेंशियल एंटिटी है जिनको एक फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है. इफ इट इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड इज द रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब वो कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड पार्टी सिर्फ इस बेसिस पे कि यार उन्होंने कोई डेट था उनका जिसको उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है, या कन्वर्जन. आप समझ में आ रहा है कि भैया हमारे पास सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, उन्होंने बोला यार कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आप काम कर लो, इनको थोड़ा इक्विटी में ले लो, बाकी काम आपको दे देंगे. अब इक्विटी में आ गए तो उनके इसमें शेयर्स हो गए तो रिलेटेड पार्टी बन गई. तो यार कोई अगर फाइनेंशियल एंटिटी है जो पहले रिलेटेड पार्टी नहीं थी लेकिन वो रिलेटेड पार्टी बनी सिर्फ इस बेसिस पे कि उनका डेट को तो उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट किया है विच इज प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो ऐसे केसेस में भी उनको हम इनएलिजिबल कंसिडर नहीं करेंगे.
ही इज स्टिल एलिजिबल। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी बनी सिर्फ इस बेसिस पे कि उनके डेट को उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट किया था प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो ये भी एलिजिबल हो गया, राइट। अब आ जाता है एक्सप्लेनेशन टू। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज वेयर अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज एन अकाउंट or an account of corporate data under the management or control of such person। मतलब जो भी कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास कोई अकाउंट है या कोई कॉर्पोरेट डेटर का अकाउंट है अंडर द मैनेजमेंट, मतलब उनके मैनेजमेंट में, उनके कंट्रोल में, और ऑफ whom such person is a promoter, या उसके प्रमोटर है, क्लासिफाइड एज एन एनपीए, मतलब इनके अंदर एक एनपीए अकाउंट आया है या इनका एक एनपीए अकाउंट है, एंड सच अकाउंट, और ऐसा जो एनपीए अकाउंट है, इट वाज एक्वायर्ड पर्सुएंट टू अ प्रायर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर दिस कोड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले किसी और कंपनी में कोई रेजोल्यूशन प्लान दिया था जो एक्सेप्ट हो गया, अब उनके अंडर ये अकाउंट्स आए, और क्योंकि कंपनी डिफॉल्ट कर रही थी तो वो तो एनपीए अकाउंट्स रहेंगे। तो अगर उन्होंने कहीं और एप्लीकेशन दे के रखा था, उन्होंने कोई और कंपनी एक्वायर की जो कंपनी में बहुत सारे एनपीएस थे, तो ऐसे केसेस में भी this provision of this clause shall not apply to such resolution applicant for a period of 3 years from the date of approval of such resolution plan by adjudicating authority। अब हमको समझ में, ओह देखो 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 यार, एनपीए वाले तो अलाउड नहीं थे, अगर उन्होंने क्लियर कर दिया तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने बोला कि अब ऐसे भी तो लोग रहेंगे ना रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जिसके पास बहुत पैसा है, उन्होंने यार प्लान दे के रखे थे 2-3 कंपनी में, प्लान अप्रूव हो गया, उन्होंने कंपनी एक्वायर कर ली, उनके अकाउंट से एनपीए थे, तो अरे ये पर्सन के पास तो पैसा है एंड उसने एक्वायर किया कंपनी को, इसमें एनपीए था, इसमें इसकी क्या गलती? तो ऐसे पर्सन को आप एलिजिबल करते हो कब तक? 3 साल के लिए, मतलब उनके पास 3 साल का टाइम है, जब तक वो उन अकाउंट्स जो उन्होंने कोई दूसरी कंपनी उठाई थी जिसमें एनपीए था, उनको वापस एनपीए क्लियर करने के लिए उनके पास 3 साल है, मतलब 3 साल के लिए इज एलिजिबल टू एक्ट एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो 3 साल के बाद उनके पास ऑप्शन है। 3 साल कब से गिनेंगे? ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ सच रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब जिस दिन उन्होंने दूसरी कंपनी के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया था, उस अप्रूवल से उनके पास 3 साल है, 3 साल तक वो एलिजिबल है। अगर वो 3 साल में भी क्लियर नहीं करते तो फिर उसके बाद वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? हमको एकदम क्लियर हो गया, चलो ठीक है। तो बताइए क्या क्या कंडीशन हो गई? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उस पर कोई एनपीए नहीं होना चाहिए, अगर एनपीए है तो उसको क्लियर कर देना चाहिए, अगर क्लियर करता है तो दे सकता है, अगर वो फाइनेंशियल एंटिटी है और रिलेटेड पार्टी नहीं है तो वो तो भी वो एलिजिबल है। अच्छा, अगर रिलेटेड पार्टी कोई फाइनेंशियल एंटिटी से इस बेसिस पे कि उसका डेट इक्विटी में कन्वर्ट किया गया तो इसलिए वो रिलेटेड पार्टी बनी, तो भी ऐसा पर्सन एलिजिबल है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने एनपीए उठाया था किसी कंपनी से रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करके, और इसलिए उसके पास एनपीए अकाउंट है, मतलब वो किसी और कंपनी में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के गया था, वहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान दिया, सबमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो ऐसे पर्सन को 3 साल तक का टाइम दिया जाता है अपने एनपीए क्लियर करने के लिए, तो 3 साल तक वो एलिजिबल है, राइट। तो चलो हमको इतना तो क्लियर हो गया। अब कौन एलिजिबल नहीं है? तो कौन एलिजिबल नहीं है? पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, या तो 2 साल और उससे ज्यादा किसी एक्ट में स्पेसिफाइड अंडर 12th शेड्यूल, या 7 साल या उससे ज्यादा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ऐसा पर्सन जिसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है, 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है फॉर वेरियस एक्ट्स, तो ऐसे केस में उस पर्सन को भी हम एलिजिबल नहीं मानेंगे। कब तक एलिजिबल नहीं मानेंगे? जब तक उनकी सजा को खत्म हुए और उनके रिलीज होके अब उनके पास और 2 साल वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अज्यूम करो 2 साल की सजा थी, 2 साल बाद वो रिलीज हो गए, अब और 2 साल मतलब 2+2, तो टोटल 4 साल के लिए वो इन एलिजिबल रहेंगे। 7 साल की सजा है या उससे ज्यादा, अज्यूम करो, चलो 10 साल की सजा मिली उनको, उन्होंने पकड़ा 10 साल, 10 साल के बाद वो रिलीज हो गए, उसके बाद और 2 साल वो इन एलिजिबल रहेंगे, मतलब टोटल कितने? 12 साल। 12 साल खत्म होने के बाद अब वो एलिजिबल रहेंगे, तब तक नहीं। प्रोवाइडेड फर्दर that this clause shall not apply in relation to a connected person। connected person के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्लॉज 3 एक्सप्लेनेशन 1 बाद में पढ़ेंगे, तो अभी उसको ध्यान में मत रखो। ओके, फिर अब कौन सा पर्सन रहेगा जो इसको हम नहीं लेंगे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा? और पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, उसकी भी अलग सर्टेन कंडीशंस रहती है, तो ऐसे केसेस में भी उस पर्सन को हम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं लेंगे। अगेन प्रोवाइडेड दिस वोंट अप्लाई टू कनेक्टेड पर्सन।
अब ये क्या बोल रहा है, और कौन अप्लाइड नहीं है, कि ही इज प्रोहिबिटेड बाय सेबी। अच्छा, सेबी नहीं उसको मना करती, मतलब वो कन्विक्टेड भी नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, उसको सेबी ने भी प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए, है ना। उसको सेबी ने प्रोहिबिट कर दिया, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता सिक्योरिटीज में एक्सेस मार्केट, ऐसा पर्सन भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। अच्छा, और कौन, such person has been a promoter or in the management or control of the corporate debtor in which preferential transactions, मैंने puffy transactions जिसको हम बोलते हैं, has taken place in respect of which an order has been made by the adjudicating authority and this code। मतलब ये जो पर्सन था, या तो प्रमोटर था तो मैनेजमेंट था ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, किसी ऐसे कंपनी में जिन्होंने खुद, उस कंपनी ने बहुत सारे पफी ट्रांजैक्शंस किए गए थे, जिसके अंदर प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस वो कंपनी में। तो यार आपके मैनेजमेंट में तो ये सारी चीजें हुई, आप क्या रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के हमारे पास आए हो? और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने तो उसके ऊपर केस भी दिया था और ऑर्डर भी दिया था, तो मतलब डिक्लेयर हो गया कि आपने सारी चीजें की थी। अब हम आप पे कैसे भरोसा कर ले कि आप यहाँ पे ही नहीं करोगे, तो इन पर्सन को भी नहीं लेंगे। प्रोवाइडेड दैट दिस शैल नॉट अप्लाई if the puffy transaction has taken place prior to the acquisition of corporate debtor by resolution applicant pursuant to resolution plan approved under this code or pursuant to a scheme or a plan approved by the financial sector regulator or court and such resolution applicant has not otherwise contributed to the puffy transactions। मतलब मैं समझा देता हूँ, देखो ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा पफी ट्रांजैक्शंस वाली बात, कि देखो जो पफी ट्रांजैक्शंस हुए थे वो हुए थे एक्विजिशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा, बट उसमें रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है। सपोज कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, इन्होंने कोई कंपनी में प्लान दिया, वो कंपनी उठाई, वो कंपनी में पहले पफी ट्रांजैक्शंस हुए थे, अब उनमें पहले हुए थे, इन्होंने आज उठाई है, तो ये लोग तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं उन चीजों के लिए, तो फिर ये लोग क्यों इनएलिजिबल होंगे जो न्यू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, जिन्होंने कंपनी को एक्वायर किया था इस बेसिस पे कि हम इस कंपनी को सुधारेंगे और पहले हुए थे इसके अंदर, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया? मतलब अगर ओल्ड मैनेजमेंट है जिन्होंने ये सारी चीजें की थी और वो रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो लोग तो इनएलिजिबल हो गए, लेकिन अगर किसी ने इसकी कंपनी को एक्वायर किया है किसी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने और उन्होंने ये पफी ट्रांजैक्शंस नहीं किए थे, तो ऐसे केसेस में ये लोग इनएलिजिबल नहीं होंगे, ये लोग अभी भी एलिजिबल है, ये चाहे तो और एक रेजोल्यूशन, ये लोग आज भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते हैं। फिर such person has executed a guarantee in favor of a creditor in respect of a corporate debtor against which an application for insolvency resolution made by such creditor has been admitted under the code and such guarantee has been invoked by the creditor and remains unpaid in full or part। सिंपली समझा दो कि किसी ने कोई गारंटर था, पर्सनल गारंटर था या गारंटर था कंपनी का, उन्होंने गारंटी ली थी कि कॉर्पोरेट डेटा नहीं होगा, कि कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो आप मेरे से पैसे ले लेना, और डिफॉल्ट करने के बाद इन्होंने पैसे भी पूरे नहीं पी के, आधे पे नहीं किए, आइदर रिमेन्स अनपेड इन फुल और इन पार्ट, तो वो इन्होंने खुद पे नहीं किया और गारंटी लेके रह गए थे किसी और की। अब कैसे हमारे पास प्लान लेके आ गए, तो ऐसे पर्सन को भी हम हटा देंगे। फिर सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू क्लॉज ए और एच अंडर द लॉ इन जुरिस्डिक्शन और आउटसाइड इंडिया, मतलब या तो ए टू एच के अंदर जितने भी हमने पढ़े उसमें उनको कोई प्रॉब्लम है, अंडर एनी लॉ इन जुरिस्डिक्शन आउटसाइड इंडिया उसमें हम कंसिडर कर लेंगे, एंड हैज अ कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉज ए टू आई, या उनके पास इन लोगों का कोई ऐसा कनेक्टेड पर्सन है हु इज नॉट एलिजिबल अंडर ए टू आई। अब हम कनेक्टेड पर्सन समझते हैं, तो कनेक्टेड पर्सन कौन होता है? एनी पर्सन हु इज अ और प्रमोटर और इन द मैनेजमेंट द कंट्रोल ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, तो ये एक कनेक्टेड पर्सन होता है। ठीक है, any person who shall be promoter in management or in control of the business of the corporator during implementation of the resolution plan, ये connected person होता है। कोई भी आपकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड रिलेटेड party of such person provided that nothing in clause 3 explanation shall apply to resolution applicant or such resolution applicant is a financial entity and is not a related party of the corporate debtor। अगेन हमको पढ़ चुके रिलेटेड पार्टी वाला कि कन्वर्जन और सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट भी हम इसको क्लियर समझते हैं। तो कनेक्टेड पर्सन ऐसा पर्सन होता है जो यार उस रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का या तो प्रमोटर है या तो मैनेजमेंट में या तो कंट्रोल करता है उस रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, वो एक हो गया। दूसरा कि कोई ऐसा पर्सन है जो प्रमोटर है या मैनेजमेंट में या कंट्रोल में ऑफ द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, वो भी कनेक्टेड पर्सन हो जाता है। कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी ऑफ दिस सच पर्सन, वो भी कनेक्टेड पर्सन हो जाता है। तो ये सारे लोग कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। Actually, for this purpose, financial entity shall mean the following entities which meet such criteria or conditions as central government may in consultation with the financial sector regulator notify in this behalf, namely financial entity कौन हो सकता है, scheduled bank होता है, any entity regulated by foreign central bank or securities market regulator or the financial sector regulator of a jurisdiction outside India, ठीक है, कोई भी इंडिया या इंडिया के बाहर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हीकल रजिस्टर्ड as a foreign institutional investor registered with the foreign portfolio investor, foreign capital venture investor, फिर कोई asset reconstruction company registered with RBI, कोई alternate investment fund registered with SEBI या such categories person as notified by the central government। कौन कौन हो सकता है, तो बैंक होगा या तो कोई फॉरेन बैंक होगा, तो कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल होगा रजिस्टर्ड अंडर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रजिस्टर्ड एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर विद फेमा, या कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आरबीआई के द्वारा, या कोई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड विद सेबी, या कोई दूसरी कैटेगरी का पर्सन जो रजिस्टर करता है। क्लियर।